वेलकम टू दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल। बच्चों, प्रीवियस ईयर पेपर की जो हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की उसी में आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। आज भी आपके लिए एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साथ साथ आप प्रैक्टिस करते चले जाइएगा, नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपका टाइम बहुत सेव करेंगे, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस कराएंगे बच्चों वो टाइम सेविंग टेक्निक के साथ कराएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये दो क्वेश्चन देखते हैं, हम इनको ट्राई भी साथ साथ करते चले जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये एक ऐसा लगता है कि इसको हमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी फिर जाके हम इसका आंसर निकालेंगे, लेकिन आप यहाँ देखिए बच्चों, अगर हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाए तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों दो पॉइंट में आपको समझा दूं। पहले देखिएगा, एक तो बच्चों इसमें क्या है, पावर जो है वो इवन नंबर दे रखी है। इवन का मतलब क्या होता है बच्चों, सम संख्या दे रखी है। क्या है दी हुई हमें, सम है, पावर जो है बच्चों, पावर का ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब जब कभी भी पावर इवन होती है, सम होती है, तो जो रिजल्ट आएगा ब्रैकेट का वो बच्चों हमेशा प्लस आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमारा यहाँ पे बच्चों देखिएगा कन्फर्म हो गया कि इनकी वैल्यू प्लस आएगी हमारे पास। अब दूसरा देखिएगा बच्चों, यहाँ से क्या हो सकता है कि अगर यही वैल्यू जीरो हो जाए, ये वैल्यू जीरो हो जाए, ये वैल्यू जीरो हो जाए, तो तीन जीरो को प्लस करने के बाद क्या बनेगा, जीरो। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में वैल्यू जीरो कब बनेगी, जब x की वैल्यू हम यहाँ पे 3 रखेंगे। 3 - 3 कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि जो x की वैल्यू कितनी बनी बच्चों, यहाँ से 3। इसी तरह से जो y की वैल्यू आई बच्चों वो 5, और जो z की वैल्यू आई वो बच्चों कितनी आ गई, 4 यहाँ से। तो अब यहाँ पे देखिएगा x की वैल्यू रख दीजिएगा। ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करवा दूँ, उसके बाद आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, वैल्यूज रख दी x की, y की और z की। तो 3 स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9। तो 9/9, 25/25 और इसी तरह से 16/16। ठीक है, अब यहाँ देखिए कैंसिल कीजिएगा इनको, तो इनका आंसर 1 नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि बीच में प्लस है। तो 3 टाइम्स आपने 1 करना है, तो इसका मतलब कितना हो गया बच्चों, आंसर आएगा इसका 3। जल्दबाजी ना किया करो क्वेश्चन को करने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। त्रिभुज ABC में एंगल A + B की वैल्यू 65, B और C की वैल्यू 140 हो तो एंगल B की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बच्चों हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इक्वेशन को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ से बच्चों क्या आया हमारे पास, देखिएगा एंगल A प्लस एंगल B, इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इस वे में लिख देते हैं, एंगल C और एंगल B। अभी पता लग जाएगा आपको हमने ऐसा क्यों किया। 65 को और 140 को ऐड कर दीजिएगा तो 205 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा ये एंगल A + B + C है। ट्रायंगल के जो त्रिभुज होती है हमारी, उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों, 180 होता है। इसलिए हमने C को जो है बच्चों पहले लिखा था ताकि एक सीरीज तैयार हो जाए। अब यहाँ से देखिए 180 को माइनस कर दो तो एंगल जो B है बच्चों उसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 25 डिग्री आ गई। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिएगा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 25% तथा 40% कम हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत होगी। ओके, तो सबसे पहले तो बच्चों आप देखिएगा कोई भी क्वेश्चन उसकी लैंग्वेज को जरा अच्छे से समझिएगा। आपने ये स्टेप बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी स्टेप के बेस पे सारा क्वेश्चन आगे होगा। यहाँ पे क्या कहा गया है, जो B है वो C से 40% कम है और जो A है वो C से 25% कम है। यानी कि पहली संख्या 25% कम है, दूसरी संख्या है 40% कम, और किससे है वो, तीसरी संख्या से है। तीसरी को हमने C माना हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों संख्याएं इससे कम हैं, समझ रहे इस बात को। तो हमें इसकी वैल्यू माननी पड़ेगी। यहाँ पे हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू बच्चों 100 ताकि ईजी हो जाए। अब ये 40 कम है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 60 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 75। इज दैट क्लियर? दूसरा स्टेप बच्चों आपको ये याद रखना है इसमें। देखिए क्या कहा गया आपको, जो सेकंड नंबर है यानी कि जो ये वाले 60 है, यहाँ पे समझ लो जरा, यही कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे को कौन सी संख्या को हम डिनोमिनेटर में लिखें। दूसरी संख्या पहली संख्या से या का के की कुछ भी आए बच्चों, तो जिसमें ये चीज़ आती है उसको हम बेस मानते हैं, ये बात ध्यान रख लो उसमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो सेकंड नंबर है वो तो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और 75 जो है बच्चों यहाँ पे आएगा, और इनटू में क्या आएगा 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो आपका आंसर आता है 80%। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बच्चों ये, कि यदि 2 वर्षों में किसी राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6 रुपये हो तो वह राशि कितनी होगी।
अब देखिएगा इसको ना बच्चों हम एक फॉर्मूले से करते हैं, छोटा सा फॉर्मूला आपको दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। देख लो जरा इसको, पी आर स्क्वायर और बाय में 100 स्क्वायर, ठीक है, डी इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर और बाय में 100 स्क्वायर। ये क्या फॉर्मूला बच्चों, जब 2 साल का आपको दे रखा हो, भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर की बात करें, 2 साल के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसमें ये जो डी है बच्चों, ये डिफरेंस होगा, यानी कि जो अंतर होगा किस किस का बच्चों, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होगा उसकी बात हम करेंगे। जो पी है बच्चों ये मूलधन को शो करेगा, जो आर है बच्चों वो दर को शो करेगा। यानी कि इस फॉर्मूले से 2 साल का अगर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात करें तो अंतर, मूलधन और दर, 3 चीज़ें बच्चों हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक बच्चों इसके साथ ही एक फॉर्मूला आप और नोट कर लो कि अगर ये 3 साल की बात कर दे यहाँ पे एग्जामिनर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की, तो आपने क्या करना बच्चों, देखिएगा ये फॉर्मूला यहाँ तक सेम, नीचे जो 100 स्क्वायर था वहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, क्यूब आ जाएगा। बस इतना से याद रख लीजिएगा, 3 साल का है और यहाँ पे क्या है 300 और प्लस में आर, सिर्फ इतना सा आपका ये फॉर्मूले में और ऐड हो जाएगा, 300 प्लस में आर। तो अगर 3 साल का अंतर पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। फिलहाल हम इस क्वेश्चन में देखते हैं अंतर कितना दिया गया है, 6 दिया गया बच्चों हमें, और दर जो है बच्चों कितनी दे रखी है, 5 है। तो 2 बार लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कभी 1 बार लिख दो आप। इसको कैंसिल करोगे तो कितना बनेगा बच्चों, यहाँ से देखिएगा पी की वैल्यू कितनी आई बच्चों, यहाँ से देखिएगा 2400 रुपीज़ जो है वो मूलधन हमारे पास आ गया। धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ाते चले जाएंगे, और जैसे जैसे वीडियो आपको पसंद आती रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कमेंट जरूर करते चले जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेचा। इस प्रकार 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे। तो सबसे पहले तो बच्चों आप ये देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, 34 रुपये में 8 का मतलब क्या बच्चों, देखिएगा यानी कि 34 रुपये में उसने 8 संतरे खरीदे हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक संतरे का क्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है ना, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस हम इसकी फाइंड आउट करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 34 बटे में 8। जब इसको कैंसिल करते हैं तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये 17 बटे में 4, ठीक है। इसी तरह से हम इसका विक्रय मूल्य भी फाइंड आउट कर लेते हैं, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो अभी देखिए 57 रुपये में 12 संतरे बेचे गए हैं, तो इसका मतलब जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो बच्चों कितना आता है, 19/4, ठीक है। अगर ये यहाँ पे अलग अलग आ जाए तो बच्चों आपने क्या करना है, इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे तो एलसीएम कितना आ गया, 4 ही आ गया हमारे पास। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि अगर वो 4 संतरे बेचते हैं, खरीदते हैं और 4 संतरे ही बेचते हैं, तो कितना उनका क्रय मूल्य आएगा और कितना उनका विक्रय मूल्य आएगा। यहाँ से देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 17 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, 19। अब ये पॉइंट समझने का बच्चों इसमें कि 4 संतरे जो थे वो 17 रुपये में खरीदे और 19 रुपये में बेचे, तो लाभ कितना हुआ बच्चों, यहाँ से देखिएगा प्रॉफिट कितना हुआ उनको, 2 रुपये का लाभ हुआ। समझ रहे हो ना पॉइंट को। अब यहाँ ये एक पॉइंट जो हमने अभी आपको बताया है कि 2 रुपये का लाभ कमाने के लिए जो संतरों की बात हम करते हैं बच्चों, वो 4 संतरे बेचे जाते हैं, ठीक है। तो 1 रुपये का लाभ कब होगा, जब हम 2 संतरों को बेचेंगे। इज दैट क्लियर, ध्यान से समझते चलो। लेकिन हमें लाभ कितना कमाना है, 45 रुपये। तो इसका मतलब जो संतरों की संख्या होगी वो होगी 90। इज दैट क्लियर, संतरों की संख्या कितनी बनेगी बच्चों, वो 90 होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप दोबारा से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, यदि m संख्याओं का औसत जो है वो n² है तथा n संख्याओं का औसत m² हो तो m + n संख्याओं का औसत कितना होगा। कई बार एग्जामिनर क्या करता है बच्चों, अल्फ़ाबेट दे देता है संख्याओं की बजाय, ताकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाएं, लेकिन हम आपको कन्फ्यूज होने नहीं देंगे अगर आप सही तरीके से सभी क्वेश्चनों को ध्यान से साथ साथ करते चलते हैं। तो संख्या को बच्चों अगर हम औसत से गुना कर दें तो हमारे पास योग आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा सबसे पहले क्या दिया गया है, m संख्याएं दे रखी हैं और उनका औसत जो है वो n² है। तो इसका मतलब जो इनका योग बनेगा बच्चों कितना बनेगा, mn²। दूसरे पार्ट में आपको क्या कह रखा है कि n संख्याएं हैं और उनका औसत जो है वो m² है, तो इसका मतलब उनका योग क्या बनेगा बच्चों, nm²। अब देखिएगा अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो mn संख्याएं बनेंगी हमारी टोटल,
और इधर से योग को जोड़ते हैं तो हमारे पास ये योग आ जाएगा, ठीक है। और औसत जब हमें निकालना होता है, यानी कि जब हमें एवरेज निकालनी होती है, तो एवरेज क्या होती है बताओ? औसत क्या होता है? देखिएगा, संख्या से भाग कर दो योग को, यानी कि जो हमारे पास योग है वो ये है, ठीक है। घबराए ना, बस इसमें अल्फ़ाबेट ही तो है और क्या है, थोड़ा सा समझते चलें। यहाँ से देखो बच्चों, इसमें से हमने एम एन को कॉमन ले लिया। क्या लिया? कॉमन। तो फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे क्या बचेगा? देखो एन स्क्वेयर था, यहाँ पे एक एन बाहर चला गया तो एन बचा है हमारे पास। इसी तरह से एन भी बाहर है, एक एम बाहर चला गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एम आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना है बच्चों नीचे? एम प्लस एन। एन प्लस एम और एम प्लस एन एक ही बात है, कैंसिल हो गए। तो आपका जो आंसर आया बच्चों वो एम एन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर राधा 320 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद लेती है, चीनी की मूल कीमत कितनी होगी? इस तरह का क्वेश्चन बच्चों जब भी आए तो मैं आपको एक फार्मूला लिखवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डायरेक्ट आप उसको यूज करेंगे और बहुत आसानी से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिएगा, उसको दो वे में हम देखते हैं बच्चों। एक तो घटा मूल्य। घटा मूल्य का मतलब क्या बच्चों? रेड्यूस्ड प्राइस, यानी कि जो घटने के बाद वैल्यू आती है वो उसकी अगर फाइंड आउट करना तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो देखिएगा बच्चों, कमी है यहाँ पे और यहाँ पे राशि आएगी आपकी गुणा में और बाय में 100 होगा और यहाँ पे खरीदी गई मात्रा। पहले दोनों फार्मूलों को लिखवा दूँ और आप ये देखिएगा कि दोनों फार्मूलों में क्या सिमिलरिटी और क्या अलग है। आसान है बहुत, याद रखना, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ देखिएगा बच्चों, अगर मैं बात करूँ पहला मूल्य, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मूल मूल्य, आरंभ का मूल्य जो प्रीवियस होगा, जो स्टार्टिंग में था, वो कैसे निकालेंगे? पहले दोनों फार्मूलों को देखिएगा क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, ओके। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसको और ईजिली याद करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? खरीदी गई मात्रा। तो आप देख ही लिया होगा बच्चों आपने, क्या अलग है क्या सेम है दोनों चीज़ों में। बाकी तो फॉर्मूले में सेम है, सिर्फ फ़र्क है तो बच्चों यहाँ पे फ़र्क है, बस इतना से याद रखना है और डायरेक्ट आंसर इससे भी जल्दी निकलेगा बच्चों। फॉर्मूला एक बार अच्छी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जो मूल मूल्य है वो पूछा गया, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है। कमी कितनी है बच्चों? 20% है। राशि कितनी है? 320, ठीक है। 100 माइनस में 20 कितना होता है बच्चों? 80 होता है। और कितने किलोग्राम की बात कर रहे हैं बच्चों? 5 की कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा। देखिएगा आंसर बहुत जल्दी निकलता है, 16 रुपीज़। इस फॉर्मूले का यूज करके आंसर आप बड़ी जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं, 16। और अगर पहला मूल्य पूछा जाता तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। इतनी बात, धीरे धीरे करके क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ाते चले जाएंगे और प्रैक्टिस भी आपको कराते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरे करके 11 किलोमीटर चलता है, उस पहिए का व्यास कितने सेंटीमीटर है? तो बच्चों पहले मैं आपको एक डायग्राम से क्लियर करवा दूँ, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये कोई साइकिल का पहिया है, ठीक है, और ये एक चक्कर में बच्चों यहाँ तक पहुँचता है। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ बांध है इस चीज़ को, तो ऐसे घुमाते हुए जब ये चीज़ यहाँ पहुँचेगा तो एक चक्कर ये पूरा हो चुका होगा। समझ रहे हो इस बात को? सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, यानी कि एक चक्कर ये पूरा हो चुका होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है बच्चों, देखिएगा अगर हम यहाँ से इस दूरी को नापते हैं ऐसे, तो ये एक चक्कर की दूरी आएगी और ये बाहर से है, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं हम परिधि। क्या बोलते हैं बच्चों? परिधि। अब परिधि का मतलब क्या होता है बच्चों? 2πr, लेकिन हम इसको पाई गुना में व्यास भी कर सकते हैं, डायमीटर भी कर सकते हैं, क्योंकि 2r किसके इक्वल होता है? व्यास के बराबर होता है। इस क्वेश्चन में आपसे व्यास ही पूछा गया है, ठीक है। लेकिन चक्कर कितने लगा रहे हैं? 5000 चक्कर लगा रहे हैं और दूरी कितनी तय हो रही है? 11 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। तो इसका मतलब क्या बच्चों? देखिए, चक्रों की संख्या को आप परिधि, यानी कि एक चक्कर में जितनी दूरी तय हो रही है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या देखिएगा, जो पाई की वैल्यू है बच्चों वो तो कितनी आएगी? 22/7 और इनटू में क्या होगा बच्चों? व्यास होगा, ठीक है। अब ये 11 किलोमीटर है, यहाँ पॉइंट आपको समझना, आंसर आपसे पूछा कितने सेंटीमीटर, क्लियर। अब ये 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है बच्चों? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है और 1 मीटर जो होता है बच्चों वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसका मतलब 11000 किलोमीटर किस किस के बराबर होगा बच्चों? देखिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सेंटीमीटर में आ जाए,
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल हो सकता है। समझ पा रहे हो इस बात को? तो व्यास कितना आ जाएगा बच्चों, देखिएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1100, यहाँ से 7 हो जाएगा, इन दोनों को यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई तो 1010 आ जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं तो 10, यानी कि जो व्यास आया बच्चों वो कितना आया, 70 सेंटीमीटर। बहुत ईजी हो जाता है सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करवाने के लिए, फिर उसके बाद तो डायरेक्ट आप इसको करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों कि यदि राधा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह घर से स्कूल 7 मिनट देरी से पहुंचती है, किंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह 5 मिनट पहले पहुंचती है। तो राधा के घर से स्कूल की दूरी कितने किलोमीटर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ये डायग्राम समझना ज़रूरी है आपके लिए। इसमें देखिएगा ये घर है और ये स्कूल है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों 4 टाइप बनती है हमारी, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये घर से स्कूल की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। जब राधा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ध्यान से समझते चलो बस इसको, 7 मिनट वो देरी से पहुँचती है। ठीक है, जब वो अपनी स्पीड को बढ़ा देती है, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। ठीक है, तो 4 टाइप की जो मैं बात करूं बच्चों वो ये है कि कई बार तो ऐसा होगा दोनों जगह देरी दे रखी होगी, दोनों जगह पहले दे रखा होगा, या पहले देरी देरी पहले। 4 टाइप इसकी बच्चों ये बनती हैं। ठीक है, अभी इसमें बताता हूँ कि कैसे आगे और भी चलना हमने। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, इसको हम S1 मानते हैं, इसको हम S2 मानते हैं, ये T1 हुआ और ये T2। जो फॉर्मूला आपको याद रखना बच्चों डिस्टेंस के लिए वो ये है, इसमें डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला ही यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, S1 और S2 का यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस लेना है। और क्या करना बच्चों आपने, अगर देरी या पहले है तो प्लस करना है, अगर दोनों जगह सेम हो तो यहाँ पे माइनस लिखना है, ये बात ध्यान रखिएगा। और बाय में 60 क्यों किया बच्चों, क्योंकि चाल जो किलोमीटर पर हार में है और टाइम जो है वो बच्चों वो मिनट में है, तो उसके हार बनाने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे 60। अब देखिएगा इन दोनों चालों का क्या करेंगे, आप गुणनफल करेंगे, नीचे इन दोनों चालों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे। ठीक है, और यहाँ से टाइम कितना है बच्चों, देखिएगा 12 और यहाँ से 60। जब आपने इसको कैंसिल किया तो कैंसिल करने के बाद आंसर आएगा आपका 6 किलोमीटर। ओके, बहुत आसान, सिर्फ आपने कंसेप्ट को समझ लेना है। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखिएगा A और B मिलकर एक कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं, वही कार्य B और C मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं, और C तथा A मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं। इस प्रकार A, B, C तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? लैंग्वेज को देखकर बच्चों यूँ लगता है बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन देखिएगा कितने ईजी वे में आप इसको कर पाएंगे। अगर आप इसके साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, कंसेप्ट को समझ रहे हो, जहाँ पे दिक्कत आए वहीं पे आप वीडियो को पॉज करके कम से कम 2-3 बार उस क्वेश्चन को ज़रूर देखें रिवाइज कर करके। ओके, यहाँ पे क्या कहा गया बच्चों आपको कि A और B किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, B और C 6 दिनों में कर सकते हैं, और C और A जो है बच्चों मिलके वो 12 दिन में कर सकते हैं। जब कभी कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए बच्चों तो हमने क्या करना, इन तीनों का एलसीएम लेना है, और एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 60 आएगा। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम कितना है बच्चों, यहाँ से 60 आया है। अब आपने क्या ध्यान रखना बच्चों इसमें, और कि मान के चलो ये 60 चेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, चेयर। हमने वैसे ले लिया, हम इसको यूनिट भी मान सकते हैं कि इतने यूनिट इन्होंने काम करना है। ठीक है, अब देखिएगा जब A + B किसी काम को 10 दिन में करते हैं और उनको 60 चेयर बनानी है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चेयर बना पाएंगे? तो आंसर कितना आएगा बच्चा आपका, 6 आएगा। यानी कि हम डायरेक्ट इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, बस और कुछ नहीं आपने इसमें ज़्यादा करना है। तो यानी कि A और B मिलकर 6 दिन, उनकी 6 जो आई बच्चों उनकी कैपेसिटी आई है। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है बच्चों कि अगर वो सारे मिल जाएँ, सारे मिल जाएँ का मतलब क्या है, यहाँ देखिएगा A यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है, B यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि 2 बार तो A आया है, 2 बार B आया है और 2 बार C आया है। ये अगर मिल के सारे काम करें तो वो 21 यूनिट काम करते हैं। अगर चेयर की बात करें तो 21 चेयर बनाते हैं मिलकर। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों आपने, यहाँ पे ये जो A + B है यहाँ पे 2 है, ये 2 दिन का काम हुआ उनका, तो हमें तो 1 दिन का काम चाहिएगा ना, कि वो 1 दिन में कितना काम कर पाते हैं।
यानी कि एक दिन में बच्चों वो 21/2 यूनिट काम कर पाते हैं। कितने यूनिट काम किया उन्होंने? 21/2, यानी कि 21/2 चेयर बना पाते हैं वो। ओके, और चेयर कितनी बनानी है बच्चों? उन्होंने 60 बनानी है। तो इसका मतलब क्या है, कुल काम 60 है और वो एक दिन में कितना काम करते हैं? 21/2। तो 2 को हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके बाद हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया बच्चों? 40/7। इसका मतलब क्या है? 5:5/7 डेज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी हो जाते हैं क्वेश्चन, सिर्फ कंसेप्ट को आप समझ लेते हैं। आई होप बच्चों आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।